मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी का वेलकम है गुरु एकेडमी चैनल के ऊपर। तो आज हम नवोदय का टॉपिक जो है गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण के बारे में स्टडी करेंगे। तो गुणनखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, गुणनखंड और गुणज। ठीक है, इन पे बात करेंगे हम, गुणनखंड और गुणज। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड को अगर हम बात करें इंग्लिश में तो फैक्टर बोलते हैं, और ये मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल गुणज, मल्टीपल्स। ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं गुणनखंड। और एक तरह से इसको याद रखने के लिए हम टेबल या पहाड़ा ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणनखंड की, फैक्टर की। किसी भी संख्या के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। जैसे 12 है, इसके हमने गुणनखंड लिखने हैं, 12 के गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड भी दो तरीके से होते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड के दो रूप होंगे। एक होते हैं गुणनखंड सिंपल, जिसमें हम अकेले गुणनखंड की बात करते हैं, और दूसरे होते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसमें भी पहले हम गुणनखंड की बात करेंगे कि गुणनखंड कैसे बताए जाते हैं। जैसे 12 के गुणनखंड लिखने हैं, तो मैंने जैसे सपोज करो ये ले लिए 12 कंकर है मेरे पास। ठीक है, मैंने जानबूझ कैसे लिए, तो ये टोटल मेरे पास 12 कंकर कह सकते हो या पत्थर कह सकते हो। अब मैंने इनके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं इनको एक एक रख सकता हूं, जैसे एक अलग अलग। ठीक है, मतलब एक एक आप कह लो कि एक एक डिब्बे में पैक कर दिए। ये मैंने इनको किस में पैक कर दिया, डिब्बों के अंदर पैक कर दिया, एक डिब्बे में एक। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक एक पैक हो गए। तो इसका मतलब एक क्या है, गुणनखंड है किसका, 12 का। मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं 12 के गुणनखंड। तो एक हो गया, क्योंकि एक एक में पैक किया जा सकता है इनको। क्या ये दो दो पैक किए जा सकते हैं? अगर एक डिब्बे में दो करें, ये दो, ये दो, और ये दो कर दें, ये दो कर दें, ये दो कर दें, ये दो कर दें, तो दो दो से भी ये पैकिंग इनकी हो सकती है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ऐसे दो दो के ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं, दो का, दो का, दो का, दो का, दो का, 1 2 3 4 5, 12 पूरे हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इनको दो दो के ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं, या दो दो की पैकिंग भी की जा सकती है। तो ये भी 12 के गुणनखंड दो जो है वो भी पूरा पूरा इसको बांटता है, तो दो भी इसका गुणनखंड है। ठीक है, एक है, दो है। ठीक है, ये दो मैं यहां लिख देता हूं एक बार। अब तीन की बात करें कि अगर इनका हम तीन तीन के ग्रुप बनाए, तो तीन का ये ग्रुप बन जाएगा, तीन का ये ग्रुप बन गया, तीन का ये ग्रुप बन गया, और तीन का ये भी बन गया। तो तीन तीन का ग्रुप भी सही बन रहा है, तो इसका मतलब तीन भी इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। जैसे ये 1 2 3, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, और ये ग्रुप बन गया, और तीन का ये ग्रुप भी बन गया। तो ये तीन तीन के ग्रुप बन रहे हैं, तो इसका मतलब तीन भी इसका क्या है, गुणनखंड है।
जिसका ग्रुप पूरा बन सके। उसके बाद अगर हम 4 4 देखें तो 4 4 में देखें, ये 4 का ग्रुप हो गया, ये 4 का ग्रुप हो गया, 1 2 3 4, ये भी 4 का ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब 4 4 का भी बन सकता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 4 4 में भी पूरा पूरा बन रहा है, 4 4 का ग्रुप भी बन सकता है। तो इसका मतलब 4 भी इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब अगर हम 5 की बात करें, मैं एक बार यहाँ दोबारा बना लेता हूँ। ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर 5 5 का बनाए तो ये 5 का ग्रुप हो गया, ये 5 का ग्रुप हो गया, पर ये 2 बच गए, ये 5 का ग्रुप नहीं बना ना। तो ये 5 5 में पूरा नहीं बटा, तो इसका मतलब 5 इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम 5 5 में नहीं बांट सकते। अगर यहाँ 5 ले लेंगे, यहाँ 5 ले लेंगे, पीछे 2 बच जाएंगे, तो बराबर बराबर पूरा पूरा नहीं बटा। तो 5 इसका गुणनखंड नहीं है, या यूं कह सकते हो कि 5 इसको पूरा पूरा भाग नहीं करता, क्योंकि जो गुणनखंड होता है, जो फैक्टर होता है, वो उसको पूरा पूरा भाग करता है। तो 5 नहीं करता। उसके बाद 5 से आगे चले, 6 अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 का ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 का ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब 6 6 का बन सकता है। 1 2 3 4 5 6, 6 का ग्रुप बन गया ये। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 का ग्रुप बन गया। तो 6 6 का ग्रुप बन सकता है। तो 6 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। उसके बाद अगला, अगर हम 7 करें, अगर यहाँ हम 7 कर लें तो क्या पीछे 7 बचेंगे? अगर मैं इसमें 7 कर दूं तो 7 बचेंगे नहीं, पीछे बचेंगे 5। तो इसका मतलब 7 का 7 7 का तो बनेगा ही नहीं, 8 का भी नहीं बन सकता। अगर एक तरफ 8 कर लिए तो पीछे 4 बच जाएंगे। अगर इसमें 9 कर लिए एक में तो पीछे 3 बचेंगे। 10 करेंगे तो 2 बचेंगे। तो इसका मतलब जब आधे आ जाते हैं, उसके बाद गुणनखंड सीधा क्या होगा, या तो 12 के 12 को हम इकट्ठा रख सकते हैं। तो 12 जो है इसका भी, 12 भी इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। 12 भी क्या होगा, गुणनखंड, क्योंकि 12 के 12 अंक को भी हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 के 12 को भी एक ग्रुप में रखा जा सकता है। तो देखो 12 कंकर को अगर हमने रखना है तो उनको हम एक एक करके भी रख सकते हैं। तो एक इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। उनको दो दो करके भी रख सकते हैं, तो 2 क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। इनको 3 3 करके भी पूरा पूरा बांटा जा सकता है, रखा जा सकता है। तो 3 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। और 4 जो है, 4 4 भी रखा जा सकता है, 4 4 भी रखा जा सकता है। तो क्या, तो ये भी पूरा पूरा बट गया। उसके बाद 5 हमने देखा, 5 5 में ये पूरे पूरे नहीं बटते थे, तो 5 इसका गुणनखंड नहीं है। और 6 6 भी रखा जा सकता है, तो 6 इसका गुणनखंड है। और 12 के 12 को भी इकट्ठा रखा जा सकता है, तो ये भी गुणनखंड है। तो एक चीज और यहां से निकल के सामने आई कि ये 12 के गुणनखंड है। और एक जो है, कोई भी संख्या होगी उसको एक एक करके तो रखा जा सकता है ना। 3 है उसको भी एक एक करके रख सकते हैं। और अगर हम बात करें 5 है उसको भी एक एक करके रखा जा सकता है। 13 है उसको भी एक एक करके रखा जा सकता है। तो किसी भी संख्या को एक एक करके तो रखा जा सकता है अलग अलग। तो इसका मतलब एक जो है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। और संख्या खुद जो है, सारी की सारी संख्या को भी एक ग्रुप में रखा जा सकता है, जैसे 12 को रखा। तो जब भी किसी संख्या के गुणनखंड की बात की जाए तो एक और वो संख्या खुद, ये तो जरूर उसके गुणनखंड होंगे ही होंगे। अब हम एक सवाल और करते हैं ऐसा
उसके बाद फिर हम गुणज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये अच्छे से समझ आना चाहिए कि गुणनखंड है क्या। गुणनखंड मीन्स हम उनके ग्रुप कितने कितने के बना सकते हैं, उस संख्या के एक एक के बन सकते हैं, दो दो के, तीन तीन के, चार चार के, छह छह के और 12 के। तो ये 12 के गुणनखंड थे। अभी हम एक संख्या और लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड, इस पे हम बाद में बात करेंगे, तो पहले सिर्फ गुणनखंड की। ठीक है, तो एक संख्या और लेते हैं। आसान है ये बिल्कुल, थोड़ा अभ्यास की जरूरत है हमें, तो अच्छे से हम इसको कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो अभी जो है नेक्स्ट हम लेते हैं एक संख्या और लेते हैं 18 के गुणनखंड। 18 के गुणनखंड। मैंने आपको बताया कि एक जो है, अगर 18 को एक एक करके हम रखें तो रख सकते हैं 18 टुकड़ों में, तो एक से पूरा पूरा भाग होता है 18। और उसके बाद 2 से, दूसरा तरीका ये होता है कि आप 18 को भाग करके भी देख सकते हो, या तो दो दो, वो तो मैंने पहले आपको विजुअल रूप से दिखाया, मूर्त रूप से, कि कैसे हम गुणनखंड को समझ सकते हैं। दूसरा, भाग करके भी देख सकते हैं। 18 को 2 से भाग करें, क्या ये पूरा पूरा भाग होगा। हमने वो विभाजकता का नियम भी पढ़ा था कि अगर इसका इकाई का अंक 8 है तो ये 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो 2 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। क्या 3 इसका गुणनखंड है, तो इसके अंकों का जोड़ करें, 18 के अंकों का जोड़ बनेगा 1 + 8 9 आ गया, तो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 का गुणज है। क्या ये 4 से भाग होगा 18? 4 से भाग का नियम क्या था, ये इकाई और दहाई के अंक से बड़ी संख्या 4 के पहाड़े में आनी चाहिए, या 4 से पूरा पूरा भाग होनी चाहिए। तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो 4 से भाग नहीं होता, तो 4 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 5, क्या 18 5 से भाग होगा पूरा पूरा? इकाई का अंक 8 है, तो 5 से भाग होने के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 5 से भी भाग नहीं होगा। 6 से, 6 का नियम क्या था कि वो 2 से भी पूरा पूरा भाग होना चाहिए और 3 से भी। तो आप देख रहे हो 2 भी इसका गुणनखंड है, 3 भी इसका गुणनखंड है, तो ये 6 से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो 6 भी इसका गुणनखंड है। 7, 18 को 7 से भाग करके देखो, पूरा पूरा नहीं होगा, तो नहीं है। 8 के पहाड़े में भी 18 नहीं आता, 8 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। 9 के लिए भी अंकों का जोड़ करना होता है, 1 और 8 9, 9 के पहाड़े में आता है। यहाँ पर 18 को भाग करके देखो, 9 से पूरा पूरा भाग होता है, तो 9 भी इसका गुणनखंड है। अब हम बिल्कुल सेंटर में आ गए, 18 का आधा 9 होता है। अब इससे अगला जो गुणनखंड होगा वो सीधा क्या होगा, क्योंकि अगर हम 18 में 10 के ग्रुप बनाए, 10 का ग्रुप, तो पीछे तो 8 ही बचेंगे, बनेगा ही नहीं। अगर एक साइड हम 11 लेंगे तो पीछे 7 बचेंगे, तो बराबर बराबर ग्रुप बनेंगे नहीं। अब 9 में 9 के 2 बन गए, अब इसके बाद सीधा ही क्या बनेगा, पूरा कंप्लीट 18 का ग्रुप बनेगा, तो इसका अगला गुणनखंड क्या होगा, 18 होगा। तो इस प्रकार से ये 18 के गुणनखंड है। आप ऐसे भाग कर करके भी देख सकते हो, या विभाजकता के नियम से भी इसको चेक कर सकते हो। तो ये 18 के गुणनखंड है। तो गुणनखंड ये कैसी संख्याएं हैं, दूसरे हम सोच के देखें कि गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जो इसको पूरा पूरा भाग कर सकती है। अब 18 को 1 2 3 6 9 18 ये पूरा पूरा भाग कर सकते हैं। गुणनखंड जो है वो पूरा पूरा भाग करता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो भी गुणनखंड होगा किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, तो वो उसको पूरा पूरा भाग करेगा, मतलब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। गुणनखंड जो होता है, जिस भी संख्या की हम बात करें, तो वो उस संख्या को पूरा पूरा भाग करता है, और शेषफल जो है वो इसमें क्या आता है, 0 आता है। यहाँ भाजक भी कुछ आएगा, लेकिन शेषफल की ये गारंटी है कि अगर गुणनखंड से किसी संख्या को भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे आप 18 को भाग करो, चाहे 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से,
तो आपका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, गुणनखंड होता है। गुणनखंड क्या करता है, संख्या को पूरा पूरा भाग करता है। ठीक है, अब अगला जो है टॉपिक हमारा इसमें गुणनखंड के साथ क्या है, गुणज, मल्टीपल, टेबल या पहाड़ा। ठीक है, इसको हम समझते हैं, ये बिल्कुल आसान ही है, गुणज तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो गुणज अगर हमने लिखने हैं तो कैसे लिखे जाते हैं, गुणज, एक चीज और आपको बताऊं, गुणज, गुणज, जय का मतलब होता है जन्म, जिनका जन्म कहां से होता है, गुणा से। आप गुणा करते जाओ, उनका जन्म होता जाएगा, तो उसको हम गुणज बोलते हैं, या मल्टीपल या टेबल। जैसे मेरे को 5 के प्रथम 4 गुणज लिखने हैं, मल्टीपल लिखने हैं, पहाड़ा लिखना है 5 का, और पहले कितने, 4 गुणज। तो 5 का पहला गुणज 5 होगा, 5 गुणा 1, गुणा करने पर आएगा 5 गुणा 1, अगला आ जाएगा 5 गुणा 2, अगला आ जाएगा 5 गुणा 3, अगला आ जाएगा 5 गुणा 4। तो ये पहले 4 गुणज हो गए, क्या आएंगे, 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20। तो ये 5 के पहले 4 गुणज है। तो इस तरीके से गुणज आएंगे कि गुणा करते जाओ, बिल्कुल आसान सा है। अब गुणज की क्या विशेषता होगी, मल्टीपल की क्या विशेषता है, गुणनखंड तो भाग करता था, गुणज ये पूरा पूरा भाग हो जाएंगे किससे, 5 से। गुणज भाग होता है, गुणनखंड भाग करता है और गुणज पूरा पूरा भाग होता है। हम ये कह सकते हैं कि गुणज को, जिस भी संख्या का वो गुणज है, अगर उसको संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप याद रखें ये पिक्चर, गुणज का काम होता है भाग होना, और गुणनखंड का काम होता है उस संख्या को पूरा पूरा भाग करना। तो गुणज पूरा पूरा भाग होता है, 5 है, ये 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 10 है, 10 भी 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 15 है, ये भी 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 20 है, ये भी 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो ये जो है गुणज होता है, मतलब पहाड़ा होता है जो गुणा करके बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो शब्द आता है हमारा, हम उस पर बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो एक शब्द हमारा आएगा उभयनिष्ठ। जब भी हम ये सवाल करेंगे तो उभयनिष्ठ शब्द, इसका मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। जैसे मैंने ये 2 सर्कल बनाए, 1 और 2, उभयनिष्ठ होता है जो साझा भाग हो। जैसे ये वाला भाग जो है, ये इस सर्कल में भी है और इस सर्कल के अंदर भी है, दोनों सर्कल के अंदर ये वाला पार्ट है। तो इस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब साझा। उभयनिष्ठ को हम और अगर समझें तो वो होता है साझा। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ, साझा या कॉमन। अब हमने कई बार उभयनिष्ठ गुणनखंड भी निकालने होते हैं और उभयनिष्ठ गुणज भी निकालने होते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ सवाल करते हैं इसकी। एक चीज और हाँ आपको बता दूं, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इस चीज को समझना है आपने, ऐसा सवाल हो सकता है, एक तो पेपर में ये आ जाए कि 12 के गुणनखंड करो, या ऐसे आ जाए कि 12 के अभाज्य गुणनखंड करो। ठीक है, तो अब अगर सीधे आपके 12 के गुणनखंड पूछे हैं, अभाज्य का बात नहीं करी, तो आप इसमें कैसे लिखोगे, 12 के गुणनखंड, 12 के
गुणनखंड, जैसा कि हमने भाग कर करके देखा था गुणनखंड, ठीक है, कि एक इसका गुणनखंड है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ये तो 12 के गुणनखंड है, लेकिन अगर 12 के अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएंगे तो उनको आप हमेशा ऐसे करोगे, ठीक है, भाग विधि बोलते हैं इसको। इसको हम किससे करेंगे? भाग विधि से। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या 12 2 से भाग होता है, मतलब यहाँ पे जो संख्या हम लिखेंगे ये हमेशा कौन सी लिखेंगे? अभाज्य संख्या। यहाँ भाज्य कभी नहीं लिखी जाएगी, 4 नहीं लिखेंगे कभी भी, 6 नहीं लिखेंगे कभी भी। यहाँ हमेशा कैसी संख्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या लिखेंगे, क्योंकि हम कौन से गुणनखंड कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो 2 से भाग करेंगे 12 को, कितना आ जाएगा? 6। अब फिर 6 को देखेंगे 2 से, तो ये भी हो जाएगा। फिर ये 3 आ गया, फिर 3 से भाग करेंगे तो ये 1 आ गया। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, ये बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 1 है, तो ये 2 की घात 2 बनेगी गुणा 3, घात आपस में जुड़ जाती है ऐसे, तो 2 की घात 2 या 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके 12 के अभाज्य गुणनखंड है। तो ये दोनों चीजें आपके सामने हैं कि अगर 12 के गुणनखंड पूछे तो हम ये बताएंगे, और 12 के अभाज्य गुणनखंड पूछे तो ऐसे करके बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड हमेशा आपको किससे करने हैं? इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं भाग विधि, ठीक है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि 12 का सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा होता है, नहीं, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा होता है, तो उसका उत्तर 1 है, लेकिन अभाज्य नहीं है। अगर ये पूछ ले कि 12 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो वो 2 है। 1 जो है वो न तो भाज्य है और न अभाज्य है, ठीक है। तो ये तरीका है गुणनखंड का, ये अभाज्य गुणनखंड बताने का, तो आप ऐसे गुणनखंड बता सकते हो, ठीक है। गुणज सिंपल है, वो आप बता ही दोगे। इसके बाद हम कुछ सवाल करते हैं इसके 2-3। तो ये तो था कि इनका मीनिंग क्या है, हमने सीख लिया। अब हम 2 या 3 सवाल और करते हैं। बाकी इस टॉपिक को हम बाद में और भी करेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आएगा तब तक हम एलसीएम और एचसीएफ को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और बड़ा आसान है, ये बहुत ही आसान सा काम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत रहेगी। तो भाई इसमें मैं सवाल कुछ करवा देता हूँ आपको। हाँ, एक ये सवाल जरूरी है कि एक अभाज्य संख्या, कोई भी अगर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 17 एक अभाज्य संख्या है। अगर आपको 17 कंकर दे दिए जाएं, 17 कंकर दे दिए जाएं ऐसे 17, तो उनको आपको डिब्बों में डालना है और बराबर बराबर डालने हैं एक डिब्बे के अंदर। तो आप उनको कैसे रख पाओगे? एक एक करके रख सकते हो आप, 17 के 17 कंकर को आप एक एक करके रख सकते हो, तो एक इसका गुणनखंड हो गया। अब 17 अभाज्य संख्या है, ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। उसके बाद 17 के 17 को एक ही डिब्बे में रखा जा सकता है। तो जो अभाज्य संख्या होती है उसके कितने गुणनखंड होते हैं? हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के हमेशा 2 ही गुणनखंड होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? एक तो एक, और एक संख्या वो खुद होती है, ठीक है। या तो एक होता है या वो संख्या खुद होती है। तो अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, आपने देखा, या तो एक है या फिर ये संख्या खुद है 17, ठीक है। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। उसके बाद आ गया 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। 18 के
और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं ये बताना है। साज्य गुणनखंड कितने हैं गुणनखंड, ठीक है। तो आप 18 के गुणनखंड लिखोगे, 18 के क्या बनेंगे, 1 2 3, 4 से भाग नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, फिर 18 से होगा। 24 की अगर बात करें तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से होगा और 8 से हो जाएगा, 9 10 11 12 से हो जाएगा, 12 दूना 24 और 24 एकम 24, ये 24 के गुणनखंड है। अब इसने हमारे से पूछा है 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। उभयनिष्ठ का मतलब आपको बताया था जो दोनों में हो, जो साझे हैं। उभयनिष्ठ का मतलब जो साझे हैं, जो दोनों में है, जो कॉमन है। तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 और कोई भी नहीं है। तो कितने गुणनखंड साझे हैं, 4। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कौन कौन से, 1 2 3 और 6, वो इसके भी गुणनखंड हैं और 24 के भी हैं। मतलब ये ऐसी संख्याएं हैं 1 2 3 और 6 जो 18 को भी पूरा पूरा भाग कर सकते हैं और 24 को भी पूरा पूरा भाग कर सकते हैं। तो ये 4 हैं ऐसे, ठीक है। फिर है 20 के गुणनखंड आप बता दोगे, 36 के गुणनखंड बता सकते हो। निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है, भाग करके देख लोगे। तो ये लगभग, अब ये आ गया 80 के अभाज्य गुणनखंड। हाँ, इसको देख लो आप, एक सवाल अभाज्य गुणनखंड का कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बताते हैं, ठीक है। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं इसने। ये इसका वैसे एक लेक्चर हम और तैयार करेंगे गुणनखंड वाला, इसके सवाल देख लेंगे जो भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। 80 के अभाज्य गुणनखंड। अब आपको पता है अभाज्य गुणनखंड कैसे बताए जाते हैं, भाग विधि से। तो आपने क्या करना है, 80 को भाग विधि से गुणनखंड बताने हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से देखें कि क्या ये 80 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग होगा, कितना आ जाएगा, 40। अब इसमें फिर इकाई का अंक 0 है, ये भी 2 से भाग हो जाएगा। 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20, ये भी 2 से भाग हो जाएगा। 20 को 2 से भाग करेंगे 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5, और 5 उसके बाद 3 से भाग नहीं होता, अभाज्य संख्या 5 होती है। 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए, 80 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5, ये आ गया। तो इसका उत्तर आएगा, हाँ, इसमें जब आप आंसर देखोगे ऑप्शन में तो 80 नहीं, ये इसके आंसर हो गया, मतलब ये गुणनखंड है इसके। अगर इन सब की गुणा करें तो 80 आएगा। तो ये पेपर में ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में, और ये कई बार इसको इकट्ठा लिख देता है, जैसे 2 की घात 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, ये 5 की घात भी 1 है। लेकिन ये 2 की घात 1 कितनी बार है, 4 बार। तो इसको इकट्ठा जोड़ के भी लिख देता है वो कई बार, 2 की घात 4 गुणा में 5। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है, दोनों ही ठीक है। तो आप ऑप्शन में देख लोगे, जो भी तरीके में उत्तर है वो आपका उस तरीके से सही है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, ठीक है। बस आप इसमें यही प्रैक्टिस करोगे। आप गुणनखंड हैं और गुणज हैं, मेरे ख्याल से ये सारे ही सवाल जो हैं बड़े आसान से हैं, जो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। एक आधा कोई और आपको मैं देखता हूँ कोई सम करवाने वाला हो। गुणज तो आप लिख ही लोगे सारे। एक और, चलो सारे तो वैसे ऐसे ही हैं। 5000 के अभाज्य गुणनखंड और कर लेते हैं हम। 5000 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसके गुणनखंड करेंगे 5000 के, तो ये पहले 2 पे जाएगा, तो इसको 2 से जब भाग करेंगे, 2 से भाग करने का मतलब संख्या आधी हो जाती है। 2 भाग करने किसी भी चीज के बराबर, तो कोई भी चीज है वो आधी होगी। इस मार्क करके अगर मैं 2 बराबर भाग करूं तो ये आधा होगा, हाफ हो जाएगा। तो 2 से भाग करने का मतलब ही होता है किसी चीज को आधा करना। तो 5000 का आधा 2500, ये फिर 2 से भाग हो जाएगा 1250,
ये 2 से भाग हो जाएगा 625। अब ये 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 5 आ गया। 3 से अंकों का जोड़ करें, 5 और 2 7 और 6 13, 3 से भी नहीं होगा। 5 से हो जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। अब इसको 5 से भाग करें, 5 एकम 5, 1 12, 5 दूनी 10, 5 पंच 25, फिर 5 पे हो जाएगा 25 और फिर 5 पे हो जाएगा 5 और फिर 5 पे हो जाएगा 1। तो क्या अभाज्य गुणनखंड बने? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, ये बन गए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की घात 3, क्योंकि 2 कितनी बार है? 3 बार, और 5 है 1 2 3 4, गुणा में 5 की घात 4। ये ऑप्शन भी हो सकता है पेपर में और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी, दोनों ही आंसर ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए गुणनखंड। तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर के अंदर सिंपल गुणनखंड बताने हैं। अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से बता सकते हो भाग विधि से, और सीधा गुणनखंड बताने हैं तो उसमें आप वो देखोगे कि उसको संख्या किस किस से पूरा पूरा भाग होती है। तो मोस्टली 3 तरह के सवाल हैं, इसका अभ्यास करें आप, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका बनाएंगे, नहीं तो अदरवाइज हम अगला जो टॉपिक है वो HCF LCM का भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।